नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करेंगे, शब्द शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। शब्द शक्ति को समझने से पहले हम शब्द और अर्थ इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लें। व्याकरणिक दृष्टि से वर्णों का ऐसा समूह शब्द कहलाता है जो सार्थक हो, जो किसी न किसी अर्थ की सूचना देते हों, अर्थ का बोध कराते हों, वह शब्द है। इस प्रकार हमने जाना कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, अर्थात जो सार्थक शब्द होगा उसकी अर्थ व्यंजना जरूर होगी। और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न देश काल में, वातावरण में एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी निकल सकते हैं और निकलते भी हैं। जैसे हम बोलें कि शेर है, उल्लू है, गधा है, बैल है, इन सब के एक एक अर्थ तो पशु पक्षी के संदर्भ में है ही, पर अगर किसी विशेष व्यक्ति को भी वो कहे जाते हैं, अगर उसकी मूर्खता, कार्यशक्ति, उसकी स्फूर्ति, कपट, इन सबको प्रदर्शित करना हो तो कवि इस प्रकार शब्दों को लेकर के चमत्कार उत्पन्न करता है। इस शब्द और अर्थ के संबंध को अभिव्यक्त करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। प्रत्येक शब्द का जो अर्थ निकलेगा उस अर्थ का बोध शब्द शक्ति ही कराती है। शब्द शक्ति के द्वारा ही हमें यह पता लगेगा कि इस शब्द का ये साधारण अर्थ है या विशेष अर्थ है या कोई तीसरा अर्थ है। ये सब हम शब्द शक्ति के माध्यम से ही पता करते हैं। शब्द शक्तियों के 3 प्रकार हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। और इन शक्तियों के धारणकर्ता शब्द भी 3 हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। अभिधा से वाच्यार्थ, अभिध्यार्थ या मुख्यार्थ तीनों अर्थ निकलते हैं, यानी तीनों का अर्थ एक ही है। लक्षणा से लक्षार्थ और व्यंजना से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अब हम सबसे पहले आते हैं अभिधा शब्द शक्ति पर। शब्द के सामान्य, व्यवहारिक एवं प्रचलित अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ वाच्यार्थ, अभिध्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। यह नामवाची शक्ति है। अर्थात शब्द को प्रथम बार सुनते ही जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण से हम समझें, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, भारत में गाय की पूजा की जाती है, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, हम सब हिंदी पढ़ रहे हैं। तो जो शब्द को हमने सुना, वाक्य को हमने सुना और उसको सुनते ही जो हमारे दिमाग में सबसे पहला अर्थ आया, जो अर्थ हमने ग्रहण किया, वही जो अर्थ है वो वाच्यार्थ कहलाता है। सारांश हम ये कह सकते हैं कि अभिधा किसी शब्द के प्रचलित
लोक प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराती है। अब शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक शब्द का एक ही अर्थ हो। जैसे हरि शब्द के कृष्ण, कपि आदि कई अर्थ हैं। अभिधा शक्ति इन्हीं अनेक अर्थों में से एक निश्चित वांछित अर्थ की प्रतीति कराती है। अभिधा शब्द शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ निश्चय होता है। पहला रूढ़, जिन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति प्रकट ही नहीं होती, जैसे हाथी है, पेड़ है आदि। दूसरा यौगिक, जिन शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय दोनों के योग से अर्थ निकले, जैसे धनवान में धन प्रकृति है और वान प्रत्यय है, दोनों के योग से धन वाला अर्थ निकलता है। तीसरा योग रूढ़, जब शब्द यौगिक होते हुए भी सीधा सरल अर्थ न प्रकट करे। गणनायक करिबर बदन उक्ति में गणनायक यौगिक शब्द है, परंतु वाच्यार्थ न प्रकट कर अर्थ कर रहा है गणेश, भगवान का अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति को हमने जाना कि अभिधा शब्द शक्ति से अभिध्यार्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ प्रकट होता है। इसका जो अर्थ निकलता है वो साधारण अर्थ होता है। किसी भी शब्द को सुन करके तुरंत जो हमारे दिमाग में अर्थ आएगा, वो जो साधारण अर्थ आएगा, जिसमें ज़्यादा बुद्धि की लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो मुख्यार्थ ही होगा या वाच्यार्थ ही होगा। और यह जो शक्ति है, यह इसमें अर्थ निश्चय ही होता है। अब हम आते हैं लक्षणा शब्द शक्ति पर। शब्द के सामान्य, व्यवहारिक एवं प्रचलित अर्थ से संबंधित अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा द्वारा जो व्यक्त अर्थ है वो लक्षार्थ कहलाता है। काव्य रचना में लक्षणा का बड़ा महत्व है, क्योंकि काव्य रचना में उक्ति वैचित्र्य अर्थात कहने का जो ढंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए काव्य रचना में लक्षणा या व्यंजना प्रधान होती है। लक्षणा द्वारा किसी भी शब्द का संकेतित या प्रचलित अर्थ न लिया जाकर उसी से संबंधित लक्षार्थ किया जाता है। जैसे यदि ये कहा जाए कि इस लड़के ने तो भरे बाजार में नाक कटवा दी, तो यहाँ पर नाक कटवाने का अर्थ सचमुच की नाक कटवाने से नहीं है, बल्कि अर्थ क्या है, अपमान करा दिया। तो इस प्रकार ये जो अर्थ है ये अभिधा में ना निकल करके लक्षणा में अर्थ निकलेगा। कहने का तात्पर्य है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में 3 बातें होनी जरूरी हैं। मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए, जो हमने अर्थ निकाला है वो मुख्यार्थ से संबंधित होना चाहिए, और जो लक्षार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, लाठियां चल गई। हम जानते हैं कि लाठी कोई सजीव प्राणी तो है नहीं जो वो चल पड़ेगा,
इसलिए इसका सीधा अर्थ हमने निकाला तो वो तो उसमें तो बाधा आ गई, क्योंकि लाठियां तो चल नहीं सकती। फिर हम दिमाग लगाएंगे कि लाठियों का प्रयोग लड़ाई झगड़े में किया जाता है, इसीलिए लाठी चलना किसका, लड़ाई का प्रतीक हो गया। फिर हमने अर्थ ग्रहण किया कि लड़ाई हो गई है। ये जो हमने दूसरा अर्थ ग्रहण किया यही लक्षार्थ है और यही लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति के बहुत सारे भेद हैं, भेद उपभेद हैं। लक्षणा के दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर उसके भी दो भेद हो गए, गौणी और शुद्धा। फिर गौणी के अलग भेद हो गए, सारोपा, सांध्य वसाना। शुद्धा के भी अलग हो गए, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। तो हम यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद, रूढ़ी और प्रयोजनवती, इनको समझेंगे। रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा, जहां किसी काव्यगत परंपरा या रूढ़ी को आधार बनाकर फिर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे भारत 4 विकेट से जीत गया। अब भारत तो नहीं जीता ना, लेकिन हमने क्या अर्थ निकाला, भाई भारत का मतलब जो भारत के खेल रहे हैं, भारत की तरफ से जो खेल रहे हैं वो हार गए या जीत गए, 4 विकेट से जीत गए। जैसे राजस्थान वीर देश है, इस वाक्य में मुख्यार्थ में बाधा है, क्योंकि राजस्थान तो राज्य है, वो वीर कैसे हो सकता है। लेकिन हमने अर्थ क्या ग्रहण किया, राजस्थान के निवासी वीर हैं। वित्त मंत्री ने योजना को हरी झंडी दिखाई, चांदी का जूता मारो और काम बनाओ, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। ये सब रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण हैं। दूसरी आती है प्रयोजनवती लक्षणा। जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्षार्थ प्रकट किया जाता है, अर्थात लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मेरा नौकर तो गधा है। अब गधे का मतलब 4 पैर वाला गधा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ क्या निकलेगा कि वो मूर्ख है। तुम तो तेली के बैल हो, मोहन तो निरा बैल है, अबला को मत सताओ, वह तो गाय है। आंख उठाकर देखा तो कंकाल मात्र सामने पड़ा था। यहां कंकाल शब्द का प्रयोग व्यक्ति विशेष की अतिशय दुर्बलता दिखाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यहां प्रयोजनवती लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं, एक गौणी और एक शुद्धा। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा, जहां सादृश्य अथवा समान गुण के कारण लक्षार्थ की प्रतीति होती है, समान गुण के कारण। जैसे हम कहें मेवाड़ केसरी, तो मेवाड़ केसरी में केसरी अर्थात शेर, शेर की जो वीरता है, दृढ़ता है, साहस है, उन सब गुणों के सादृश्य से ही महाराणा प्रताप का जो है अर्थ निकाला गया, क्योंकि महाराणा प्रताप भी वीर हैं, दृढ़ हैं, साहसी हैं। दूसरा आता है सारोपा, जहां सादृश्य संबंध प्रकट करने के लिए उपमान उपमेय दोनों का कथन किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, उद्योगी पुरुष सिंह लक्ष्मी को पाता है। इस प्रयोग में पुरुष उपमेय और सिंह उपमान दोनों का कथन किया गया है, अतः सारोपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा है। साधारणतः हम ये समझ सकते हैं कि जहां भी रूपक अलंकार का प्रयोग होता है वहां सारोपा गौणी लक्षणा होती है। और गौणी लक्षणा के जो हम दो उदाहरण पढ़े, सारोपा, एक सांध्य वसाना। साध्य वसाना में उपमेय का उपमान में विलीनीकरण हो जाता है।
जैसे हम उदाहरण लें कि अखाड़े में सिंह उतरा। अब यहाँ पर पहलवान का नाम न लेकर केवल उसके उपमान सिंह का ही कथन कहा गया है, अतः यहाँ साध्य वसाना गौड़ी लक्षणा है। अगला आता है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। शुद्धा लक्षणा जब सादृश्य के कारण किसी अन्य संबंध से अर्थ की प्रतीति हो। जैसे हम कहेंगे कि गंगा में घर है, या लाल पगड़ी जा रही है, या साकेत का उदाहरण लें, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ आंचल का स्तन से सामीप्य के कारण लक्षणार्थ ग्रहण किया गया है। फिर आती है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।